नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड मार्केट अड्डा में, जिसमें हम चर्चा करते हैं बाजार की और हफ्ते भर की बड़ी घटनाओं पर चर्चा। उससे अगले हफ्ते के क्यूज क्या मिलते हैं उस पर बातचीत और आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इस हफ्ते 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तो मेरा जो मूल सवाल है, जो इस शो का हमने नाम रखा है कि अब चिंता खत्म हो गई है और बाजार यहाँ से दौड़ेगा। चिंता खत्म हो गई है क्या? वाकई भारतीय बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाजारों के लिए। अमेरिका में एक ऐसा मंजर बना कि ऐसा लगा कि सारी मुश्किलें एक साथ खत्म हो गई हैं। इंटरेस्ट रेट घटने की बातें होने लगी हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, ऐसे संकेत मिले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, वे डिस्कस करेंगे। तो क्या वाकई बाजार की चिंता खत्म हो रही है? दूसरा एक बड़ा फैक्टर है जो डिस्कस करना चाहिए कि भारत में एक फैसला किया गया कि रिजर्व बैंक ने रिस्क वेट बढ़ा दिया है अनसिक्योर्ड लोन पर। इससे पूरे बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसीज में, फिनटेक में, सब में असर देखने को मिल रहा है। क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक पे, बिजनेस पे, इस पे बातचीत करेंगे। तीसरा एक और यूएस की खबर आई तो इधर आईटी में आग लगी। एक हफ्ते में बहुत बेहतरीन रिटर्न देने शुरू किए। ये कुछ 2-3-4 इश्यूज़ हैं जिसमें हम एक एक करके बातचीत करेंगे और एक दूसरे को मिक्सअप नहीं करेंगे, जिससे अलग अलग तीनों विषयों को आप समझ सकें। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखता हूँ। पहले अगर इस पूरे हफ्ते को हम देखें तो जहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी ने लगभग 1.25 से 1.5% की रैली की है, बावजूद इसके बीच में 1-2 दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने तूफान मचाया है। बीच में उनकी आलोचना हुई, गिरे चढ़े, लेकिन फिर से उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप तो लगभग 4% ऊपर गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज थोड़ा इसको और टचअप ऑन करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। हाईएस्ट जो गेनर है वो आईटी इंडेक्स है, 5.25% ऊपर है। और उसके तमाम सारे स्टॉक देखिए 5-6% ऊपर चले हैं। तो क्या खेल है? क्या वाकई आईटी में अब जो लोग कह रहे थे कि अभी से लेकर रखो, आगे बढ़िया पैसा बनेगा, वो बनेगा क्या? तो मार्केट की चिंता खत्म, बैंकिंग सेक्टर और आईटी, इन 3 विषयों पर अलग अलग विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, सुनील सुब्रमण्यम सर हैं, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत इनसे मिड कैप पे भी होगी। पंकज जैन जी हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अनुराग सिंह मैनेजिंग पार्टनर इनसे कैपिटल के, जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। चूँकि बड़ी खबर अमेरिका से ही निकल के आई और उसी के बाद से फिर पूरे बाज़ारों में एक जिसको ना यूटर्न ले लिया। पता नहीं, बाजार वाले बड़े ट्रिगर हैप्पी होते हैं कि एक झटके में सब मूड बदल गया, सब कुछ तरह तरह की अलग अलग बातें होने लगी। अनुराग जी, एक एक विषय को लेते हैं। मुझे ये बताइए, क्या अमेरिका में चिंता खत्म हो गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है और अब रेट कट होने की तैयारी हो रही है? क्या मार्च तक शुरू हो जाए कार्यक्रम? सो नीरज जी, आपको सुनील जी को और जैन साहब को गुड इवनिंग। और या नीरज जी, एक चेंज ऑफ स्टैंस है, एंड आई वांट टू अनाउंस दिस नाउ, एंड दिस वीक आई हैव हैड अ चेंज ऑफ स्टैंस। वो एक चेंज ऑफ मिनट रुकिए स्टैंस ये सर है। अनुराग जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी अनुराग जी जी, ने बिल्कुल। अपना रुख बदल लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुनील जी सुन रहे हैं जी ना? आप ध्यान जी से सुनिए, जी उसको अंडरलाइन। अनुराग जी ने अपना रुख बदल लिया है और अब ये बुलिश हो गए हैं। जी अनुराग जी, कंटिन्यू करिए। और आपने एज्यूम ही कर लिया है कि हम बुलिश हो गए नीरज जी। सो आई एम नाउ, जिस दिन मैंने इन्फ्लेशन नंबर्स देखे इस बार वाले नीरज जी, और करीब 8:30 बजे तक तो वो डेटा सेंट्रल टाइम पे आ गया था। अब बाई 9 o'clock आई वॉज 75% इन द मार्केट। और उस दिन रैली भी बहुत जबरदस्त हुई मार्केट्स में। रसल अबाउट 5% उछाल के साथ बंद हुआ, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ टाइमली एंट्री। सो नीरज, वी आर 75% इन, एंड बाकी 25% बॉन्ड्स में रहेगा। उसका एक कारण है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जब लोड साइकिल में आएगा तब हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। बट ब्रॉडली मैसेज नीरज ये है कि इन्फ्लेशन seems to be contained and broad gradually coming down। और ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व का जो लास्ट रेट हाइक था वो अब फ्यूचर में नहीं है नीरज, वो जुलाई में जो हुआ था वही लास्ट रेट हाइक था। सो दैट्स अ बिग न्यूज नीरज। आई थिंक कुल मिला के ये जो एजुकेशन लोन्स भी सब शुरू हुए और ग्रेजुअल जो स्लो डाउन आ रहा है बिकॉज ऑफ हाई लेंडिंग रेट्स इन ऑटो एंड हाउसिंग, उससे नीरज तकरीबन कंटेंट है नाउ। अब इसमें एक जिंक्स है कि फेडरल रिजर्व विल नेवर कम आउट एंड से कि देखिए हमने इन्फ्लेशन पे विक्ट्री ले ली है, बिकॉज वो फिर जिंक्स हो जाता है। तो वो कहते रहेंगे कि वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर, बट आई थिंक इंटरनली नाउ दे आर असेसिंग कि शायद अब हम पॉज कितनी देर तक रखें, ये एक सवाल है।
माई सेंसेस जो मैंने पिछला बार नीरज कहा था कि इकोनॉमी में जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही थी वो अब मटेरियलाइज हो रही है। यील्ड कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेटन है and अगर 2 ईयर में थोड़ी कमी आ जाए तो इट इज ऑलमोस्ट नाउ गेटिंग टू द राइट साइड ऑफ द लाइन। एंड कुल मिला के नीरज ऐसा लग रहा है कि द इम्पॉसिबल हैज बीन अचीव्ड। सो अगर हम हिस्ट्री में वापस टर्न बैक करके देखेंगे ना तो ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली वाज ट्रांजिटरी, राइट? सो दैट्स द बिग न्यूज नीरज। नहीं एंड आई थिंक विद दैट सेंस आई थिंक अनुराग, मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंटेन हो गया? कोर इन्फ्लेशन अभी भी 4% पे आपका स्टिक कर रहा है। नो नो करेक्ट। सो नीरज बट अगर आप पिछले 3 महीने देखेंगे ना तो वहां पर अबाउट 3 से 3.25 है। और इस बार जो कोर सर्विसेज और शेल्टर में भी ब्रेक आ गया है विच इंडिकेट्स के आई एम नॉट सेइंग कि अब कट्स की बात करेंगे नीरज, बट इट विल नाउ ग्रेजुअली बी कंटेन्ड क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ मनी इतना हाई है नीरज कि बाकी सब जगह वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। ऑटोज में, न्यू एंड यूज्ड कार्स में, सब में नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है और गुड्स नेगेटिव हो गया नीरज। सो यूएस इकोनॉमी का नीरज फ्लैटनिंग फैक्टर ही ये था कि गुड्स में नेगेटिव ग्रोथ चलती थी और सर्विसेज में थोड़ा 3% के आसपास चलता था। अब गुड्स नेगेटिव में आ गए हैं विच मींस कांस्टेंट डाउनवर्ड प्रेशर उस पर रहेगा। सो दिस इज द जजमेंट नीरज, बट आई स्टिल फील 24 तक वो कट्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ क्राइसिस आया तो दे हैव द बफर इन द पॉकेट, तब वो दे कैन जंप इन विद अ कट। Otherwise, economy will continue to be strong and gradually inflation will be contained. So ये high level narrative है नीरज। And with that sense, I think okay, अब इसमें हुआ क्या नीरज? देखिए एक इंडेक्स की बात कर लेते हैं। S&P अब 4500 पे दिख रहा है, लेकिन जैसा मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूं, हमने 3 सेक्टर्स में बड़े स्ट्रांगली एंट्री की है विच इज फाइनेंशियल्स, डिस्क्रेशनरी, कॉम सर्विसेज एंड रिटेल। नीरज ये ऑल टाइम लो पर है पोस्ट कोविड। सो दैट इज द कॉन्ड्रम मार्केट में कि जो बाकी 493 स्टॉक्स हैं S&P में वो इतने सस्ते पे अवेलेबल हैं और सिर्फ 7 स्टॉक्स को अगर आप हटा दें और वही हमने टाइम किया। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज काइंड ऑफ नीरज वेटिंग फॉर। ओके, सो दैट्स द बिग व्यू नीरज। एंड 24 में कट्स नहीं आएंगे, हाँ। बट पॉकेट जरूरत पड़ी तो कर देंगे। सुनील जी, क्या अमेरिका की प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की खत्म हो गई है? और जैसा कि ये कह रहे हैं कि 2024 में रेट कट नहीं आएगा, लेकिन यूबीएस कह रहा है, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 2.5 से 3.25% तक के कट आ सकते हैं और ये कार्यक्रम मार्च से शुरू हो जाएगा। लेकिन अनुराग जी कह रहे हैं ये दिसंबर 2024 में नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात जोड़ देता हूँ मैं, सिस्को से लेकर के भी लेटेस्ट वॉलमार्ट जितने भी आए टारगेट, सब ने अपने गाइडेंस घटा दिए हैं। सुनील जी देखिए, मैं थोड़ा ऑपोजिट व्यू लेगा अनुराग जी से कि रेट कट के बारे में। मैं मानता हूँ कि रेट कट जरूर होगा सेकेंड हाफ ऑफ 24 में, और इसका मेरा एक बहुत सिंपल सा आंसर है। इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त के पहले माहौल को ठीक करवाना है, ग्रैटिट्यूड देना है पवल को, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फोर्सेस को। तो डेफिनेटली एक प्रॉपर माहौल क्रिएट करने के लिए रेट कट जरूर पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरह से आ सकता है, वो एक बात है। दो शायद ये वाले जो अपने गोल्डमैन सैक्स से वगैरह वगैरह है, चाहे उनका एक वो भी है। सेकंड बात ये है कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि रेट कट आएगा, बिकॉज सी क्या कर रहे हैं हम एक बैड न्यूज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? स्लो डाउन आएगा, इन्फ्लेशन इसलिए घट रहा है क्योंकि वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो हम बैड न्यूज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? तो उस बैड न्यूज के हिसाब से क्या सब चीज है, देखिए वहां पर डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन होता है, वो हाउसिंग से ज्यादा, मेरे ख्याल में करीबन 42% इन्फ्लेशन का कंपोनेंट हाउसिंग रिलेटेड होता है। मगर में खास चीज ये होती है, अनुराग जी शायद मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, कि वो 10 से 12 महीने लगते हैं एक रेट का इम्पैक्ट, रेट हाइक का इम्पैक्ट ऑन द हाउसिंग रिलेटेड इन्फ्लेशन में दिखने के लिए। तो अब वो जो दिख रहा है आपको स्लो डाउन, वो 10 महीने पहले जो रेट कट किया था उसका असर अब इकोनॉमी में चल रहा है। तो आने वाले दिन में, क्योंकि रेट कट 10 महीने के बाद कुछ और महीने तक चली थी ना, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे, तो हर महीने आपको इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा वो और भी थोड़ी बेहतर सपोर्टिव आएगी। यानी ये ट्रेंड लाइन, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन इतना तक घट गया, वो फ्लैट रहेगा, धीरे धीरे ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी अनुराग जी ने पिछले
बारे में उन्होंने बात किया था। क्या था कि कोविड के टाइम में जो एक सेट ऑफ वर्कफोर्स चली गई थी, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं गिर रही थी, राइट? तो अब वो हो गया बात। अब इकोनॉमी का स्लोडाउन जो ये रेट हाइक के कारण, और दूसरी चीज बनी बताएंगे, पहले जो सस्ते में हाउसिंग लोन्स मिल रही थी उसके कारण जो हाउसिंग में बूम हुआ था, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी साल 1.5 साल तक चलता है ना। अब वो घर खत्म हो जाएंगे यानी बिल्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद उधर नौकरी नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी बढ़ेंगे, जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेगेटिव है मगर इन्फ्लेशन के लिए पॉजिटिव है। तो तीसरा बात जो है, तो जनरली यूएस में इतना बड़ा असर नहीं होता है सप्लाई साइड की बात, वहां पे तेल का प्राइसेस, अब यूएस में जनरली फ्री मार्केट है, मगर सुना है कि उधर सप्लाई यूएस में बढ़ गया है, शायद वो उनके ज्यादा पंपिंग के कारण या वेनेजुएला से उन्होंने तेल खरीदा, इसके कारण मेरे को पता नहीं, मगर लोकल इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई साइड गैसोलीन वो भी घट रहा है। तो माहौल एक पॉजिटिव सोच अगर फेड को लेनी है उसके लिए बन रही है। इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, मगर सेकेंड हाफ यानी जून जुलाई के बाद मेरे ख्याल में जैसे ही नवंबर में वो इलेक्शन का टाइम नजदीक होता है जरूर रेट कट करेंगे। उसके साथ और एक चीज जो पॉजिटिव आएगा मेरे को, लिक्विडिटी की टैप भी जारी रहेगी, बिकॉज सोच होगी कि अभी इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है तो ग्रोथ को कैसे वापस ला जाए, तो उसके लिए ना ही रेट कट बट लिक्विडिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल में, और इसके ऊपर आइसिंग होगा कि कोई क्राइसिस आए, जो अनुराग जी ने भी रेफर किया था, कुछ ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकआउट आए, तो उसके कारण और भी फेड को ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स हैं। तो मेरे लिए माहौल, और फाइनल पॉइंट में बताऊंगा कि इशू ये है कि ये सब इकोनॉमी की बात चल रही है ना, इन्फ्लेशन, बट मार्केट की लेवल जो अनुराग जी ने बहुत सही बताया कि 493 स्टॉक लो लेवल्स, लाइफ टाइम लोस पे है वैल्यूएशन के तौर पर अगर देखें, तो खरीदने के लिए वैल्यूएशन के जरिए आपको बड़ा मौका है। तो लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट कट का माहौल और वैल्यूएशन, और एक हेज फंड के लिए जो बोरो करती है, वो अगर फ्लोटिंग में बोरो कर रही है तो एक लंबी अवधि में वो बोरोइंग भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनका रीसेट लोअर होगा और इसलिए उनकी जो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो भी बढ़ जाएगी बाहर के देश। तो ये नॉट ओनली अमेरिका के जो 490 स्टॉक के ऊपर हमको एक पॉजिटिव दिख रहा है, बट इमर्जिंग मार्केट फ्लोस के ऊपर ये पॉजिटिव होगा जी, क्योंकि लिक्विडिटी अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स ओन लेवल। और यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई है कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में अब 15.5% इंडिया का शेयर है, वो इस महीने एंड तक 16.5% तक बढ़ने वाला है। तो 1% और इंडिया का एलोकेशन बढ़ेगा तो पैसिव फंड्स का फ्लोस इंडियन मार्केट में बहुत आना शुरू हो जाएगा। सुनील सर, मुझे ध्यान है कि आप हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, एक बात जो भी आपने कही वो अंडरलाइन कर देता हूँ मैं दर्शकों के लिए, कि जो इस वक्त वहाँ पे हो रहा है अमेरिका में, वो आप 6-8 महीने पहले की क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी पे रिएक्शन देख रहे हैं। आज जो 5.5% का वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर अगर रियल रिएक्शन हो जाए तो आपकी इकॉनमी बैठ जाएगी सर, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं थोड़ी अपनी तारीफ़ कर लूँ कि आपकी फेड की अनाउंसमेंट या पॉलिसी मीटिंग से पहले, बहुत पहले, मैंने सोशल मीडिया पे लिंक किया था और ये दावा किया था कि मैं अपना नाम बदल लूँगा अगर मई से रेट कट आपके यहाँ ना हो जाए तो, क्योंकि आपका जो डेटा आ रहा है ना, 2% का क्रेडिट ग्रोथ है आपका, हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, आपके 8% पे ऑटो लोन है, 8.5% पे होम लोन है, इंडिया को मैच कर रहे हैं आप। कोई चांस ही नहीं कि रेट कट ना हो आपके यहाँ। अनुराग जी, यहाँ पे हमारा आपका डिफरेंस है। मैं कह रहा हूँ कि मई जून से आपके यहाँ रेट कट होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी इकोनॉमी अभी 1 साल के लैग से चल रही है जी। सो 2-3 बातों पर रिएक्ट कर दे। आई एम नॉट वेरी स्ट्रांगली होल्डिंग के सेकेंड हाफ में रेट कट्स नहीं होंगे, बट देखिए एस्टिमेट्स वेरी फ्रॉम के 25 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट्स होंगे टू मतलब 2.5% का रेट कट हो जाएगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज पोजिशनिंग, बट पॉसिबल है सेकेंड हाफ में रेट कट्स हो सकते हैं। अगर कोई इवेंट हुआ तो सेकेंड, अगर इन्फ्लेशन और स्ट्रांगली कंटेन आ जाएगा तो हमें जैन फेब तक समझ में आ जाएगा कि दे कैन अफोर्ड टू लूजन रेट्स। बट थर्ड इज, आई हैव अ व्यू दैट इकोनॉमी इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग, नीरज, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट अभी 3.9 है, 4.2 पे पहुंच जाएगा। बट एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड द जॉब्स एंड दे कीप अर्निंग, दे कीप स्पेंडिंग। हाउसिंग में स्लो डाउन आया है नीरज, एंड आई थिंक ग्रेजुअली टू सपोर्ट इट मे बी दे माइट डिसाइड टू डू इट इन द सेकंड हाफ।
but it all depends on the strength of the economy, and I think economy will continue to be staying strong. इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे. लैग्स की बात जो सुनील जी ने कही वो देखिए वो जायज है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट देखिए जो अब तक जुलाई में जो हाइक किया था इम्पैक्ट अब तक हमें दिखने में आ रहा है. ऑन द प्रेसिडेंशियल ग्रेटिट्यूड एंड इलेक्शंस, देखिए ये जो फेडरल रिजर्व्स के चेयर होते हैं ना, द बिगेस्ट थिंग दे वरी अबाउट इज द लेगेसी दे लीव. And despite all pressures, he wants to leave this legacy that he is the man who contained the inflation again after Volcker. वो उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे. तो वहीं पर मेरा है कि अगर उनको कॉशियस रहना होगा, unless they see an event happening, रेट कट्स इतना इजीली नहीं आएगा. तो थ्रेशोल्ड ऑफ द रेट कट इज हाई. आपकी बात, बट बाकी आपकी बातें जायज है. आपकी बात जो है आप इकोनॉमिकली लॉजिकली कर रहे हैं, बट मेरा जो डर है, जो मेरा एनालिसिस करता है कि आपके यहाँ ना रियल एस्टेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर रेट कट नहीं हुए. तो आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि कभी यूएस ने बिजनेस ही नहीं किया 5.5% की लोन पर. हम लोग करते हैं सर यहाँ पे 6, 7, 8, 10% पे. आपकी आदत ही नहीं है. तो वो इकोनॉमी को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा अगर इसी रेट को बनाए रखें. अगर 2024 में मैं आपकी बात मान लूँ कि 5.5% का रेट मेंटेन रहेगा, कोई कट नहीं होगा, ना कोई बढ़ेगा, पॉज रहेगा, तो आपकी इकोनॉमी चल नहीं सकती सर, बहुत मुश्किल हो जाएगी. क्योंकि अभी आप उस रेट पे प्ले कर रहे हैं जो बहुत नीचे था. अभी 5.5 का इम्पैक्ट आया ही नहीं है. इसलिए मुझे लगता है कि रेट कट उनको करना पड़ेगा. और जो बात ये कह रहे हैं सुनील जी, वो प्रेशर इलेक्शन की तरफ से ही आएगा. भैया चुनाव भी जीतना है. अब वो बहाना कुछ भी बने, हिल्ले रोजी बहाने मौत वाली बात हो जाएगी, रीजन कुछ भी बने, लेकिन करना पड़ेगा. सुनील सर छोटा सा कमेंट पे मैं पंकज जी के पास जाऊंगा. जी नहीं वो नहीं, मेरे को अनुराग जी से पूछना, ये क्रेडिट कार्ड वाले रिवॉल्विंग क्रेडिट में जो रेट के साथ साथ रिवॉल्विंग भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां पे कुछ क्राइसिस अंडरलाइंग बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, वो सुनील जी वो ज्यादा नहीं है, बिकॉज आफ्टर कोविड वो वापस से अनसिक्योर्ड लेंडिंग बोर्ड 1.7 ट्रिलियन पे क्रेडिट कार्ड्स का पीक किया है. बट अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें तो अबाउट 25% तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है. तो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिट 1.5 ट्रिलियन था बिफोर कोविड, तो उसको 1.8 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स हो ही जाना चाहिए था क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस को. अच्छा वो इसलिए भी नहीं है बिकॉज अभी 600-700 बिलियन का बैलेंसेस अभी भी लोगों के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, एक्सेस बैलेंसेस. तो दैट्स व्हाई क्रेडिट कार्ड्स पे लोड कम है. डेलिक्वेंसीज मार्जिनली इंच अप हुई है, लेकिन मार्जिनल है वो यूज्ड कार लोन्स में एंड उसमें. ऑन अ लॉन्गर ट्रेंड इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. एंड नो डाउट आप लोग जो बातें कर रहे हैं वो जायज है, बट आई थिंक यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स के समथिंग विल ब्रेक. नीरज जी आप भी वही कह रहे हैं, समथिंग विल ब्रेक. And if something breaks, they have the buffer, they will come and cut, no doubt. नहीं, जैसे डिलिक्वेंसीज बढ़ रही हैं. अभी जो कोविड टाइम में बहुत फ्री पैसा बटा था ना, अब वो बहुत जो 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं आपके यहाँ, उनके अकाउंट में थोड़ा बचा 5-10%, बाकी किसी के पास नहीं है. सबसे ज़्यादा डिलिक्वेंसीज आपके यंगर एज में ही आ रही हैं. तो वो जो कैश था ना, जो एक ज़माने में JP मॉर्गन कहता था कि वो उनके एकदम फ्रीक्वेंसी अकाउंट में $1.5 ट्रिलियन पड़ा, वो सब खत्म हो गया भाई साहब. अब पैसा बचा नहीं है, तो मुश्किल आने वाली है. पंकज जी, दो एक्सट्रीम व्यू. हालांकि अनुराग जी थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो मान नहीं रहे कि रेट कट होगा, और सुनील से रेट कट होगा. अब तो पैसे लगा दिए नीरज जी सॉफ्ट. तो इस कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए अब बताइए सर क्या होने वाला है? चिंता खत्म पूरी, और अपना बाजार देखिए रैली पर रैली कर रहा है. नीरज जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार. देखो अनुराग जी ग्राउंड जीरो पे बैठे हैं. आई थिंक ही हैज अ मच बेटर पर्सपेक्टिव एंड व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस. बट जिस तरह के डाटा पॉइंट्स हम देख रहे हैं, जिस तरह के नोट्स हम पढ़ रहे हैं, आई हैव बीन टॉकिंग टू वेरियस फ्रेंड्स जो हमारे यूएस में सेटल्ड हैंगे, आई थिंक आई विल टेक अ न्यूट्रल काइंड ऑफ व्यू. मैं शायद उस कैंप में नहीं हूं कि बहुत जल्दी से इन नेक्स्ट 6 months रेट कट आने वाला है. मैं यूएस मार्केट्स की बात कर रहा हूं. आई थिंक वी कुड स्टैंड इन एक्सटेंडेड पॉज काइंड सिनेरियो. जिस तरह का यूएस फेड का पिछली बार की कमेंट्री थी, उसमें भी ऐसा ही आभास मार्केट को, या मार्केट ने रिएक्शन दिया था दैट वी मे हैव एक्सटेंडेड पॉज. और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कई बार हमने देखा है कि यूएस फेड अपनी कमेंट्री में एक बदलाव, बहुत जल्द बदलाव कर देते हैं. सो आई थिंक जो एक टाइम पीरियड का डाटा पॉइंट मिला है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए जो एक यूएस मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स रिजॉइस कर रही हैं, आई थिंक दैट मे नॉट बी अनफ. क्योंकि ये देखा गया है स्पेशली इन यूएस मार्केट्स, आई थिंक बहुत डाटा ड्रिवन है. एंड जो आपका बीच में सवाल था कि
या एक हमारा अंदेशा था कि यूएस में भी 2024 के एंड में इलेक्शंस हैं, नॉट टू फॉरगेट हमारे यहाँ भी बहुत मेजर इलेक्शंस होंगे अप्रैल मई में। यूएस में शायद इलेक्शन रिलेटेड रेट कट की संभावना कम है, अनलेस जो डाटा वहां पर आएगा वो उसको सपोर्ट करेगा। सो ऑल इन ऑल आई एम स्टिल इन द कैंप कि वी आर इन फॉर एक्सटेंडेड पॉज, और मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्दी रेट कट आने वाला है। सो टेकिंग दैट व्यू इनटू कंसिडरेशन, जो आपका जो टैगलाइन है कि क्या चिंताएं खत्म हो गई हैं, मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट में चिंताएं कभी भी नहीं खत्म हो सकती। आई थिंक एवरी डे इज अ वेरी न्यू डे। जो आज आरबीआई की तरफ से बयान आया, जो आरबीआई ने आज टाइटनिंग की, आई थिंक उसको भी कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। पार्टी चल रही थी 5-6 दिन से, सडनली आरबीआई केम आउट विद दिस हार्डनिंग स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर लोन। नॉट टू फॉरगेट ग्लोबली ठीक है, लोकलाइज हैं, दो वॉर चल रही हैं, वो भी यू नेवर नो कब फ्लेयर अप हो जाए। एंड इंडिया में अगर हम बात करें, 3 दिसंबर को स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आने, आई थिंक दैट कुड बी अनदर सॉर्ट ऑफ अ हम्प और स्पीड ब्रेकर या एक्सेलेटर, वक्त बतलाएगा। और उसके बाद डेफिनेटली अप्रैल मई में एक मार्केट में काफी एक कंसर्न आ सकते हैं उस टाइम। तो मेरा ये मानना है कि वी आर इन फॉर एक्सटेंडेड पॉज इन रेट कट्स ओवर यूएस, बट हमारे को ये होप एंड प्रे करना चाहिए कि वहां पर रेट कट आए, क्योंकि अगर वहां पर रेट कट जब तक नहीं आएंगे, जो एक एफआई का हम स्टांस देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, जो रेगुलर सेलिंग दिख रही है, जितना आउटफ्लो इंडिया से हो गया है, उस आउटफ्लो का थमाव 2-3 कारण से ही आ सकता है। या तो बहुत सीरियसली बहुत पॉजिटिव इलेक्शन रिजल्ट आए विच कंपेल्स एफआईज टू एग्रेसिवली कम बैक इनटू द मार्केट, क्योंकि ऐसे बयान आ रहे हैं कि दे बीन सिटिंग ऑन द साइडलाइंस, या फिर जो डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट है, कम से कम हमने देखा हिस्टोरिकली 250 से 300 बेसिस पॉइंट डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, जो आज के दिन कर्व डाउन होके से में भी लेस देन 200 बेसिस पॉइंट रह गया है। सो इन सब चीजों का समीकरण देखें, जिस तरह का रिजल्ट सीजन हमने देखा, आई थिंक यूएस में भी रिजल्ट सीजन काफी एंकरेजिंग था, और हमारे यहां भी जो एक कंसर्न्स थी कि शायद लेटर हाफ में रिजल्ट सीजन थोड़ा खराब हो जाए, वो शायद ऐसा हुआ नहीं है। सो काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है हमारा, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी है मार्केट्स में हमारे क्लाइंट्स के लिए। क्वालिटी स्टॉक्स में देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक सेक्टर्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, बट टू होप कि बहुत जल्द रेट कट आने वाला है यूएस मार्केट्स में, मेरे को शायद, मैं उस कैंप में नहीं हूं अभी। ओके, तो 2 लोग एक तरफ हो गए। अच्छा, अब अमेरिका से भारत आ जाते हैं। अमेरिका में होगा, हम लोग जून तक देखेंगे क्या होगा। एक बड़ी घटना हुई, भारत में रिजर्व बैंक ने रिस्क वेट बढ़ा दिया अनसिक्योर्ड लोन पे, यानी जो पर्सनल लोन, कंजम्पशन वाला लोन, बीएनपीएल वाले, इसमें रिस्क वेटेज 100 से बढ़ा के 125 कर दिया। तो इसकी वजह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में बड़ी हलचल हुई है। ये उन्होंने ऐसा नहीं कि एकदम से कर दिया, ये 2000 प्री कोविड यही था, कोविड के दौरान बूस्ट करने के लिए उन्होंने घटाया था, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन वही ना कि आदत पड़ जाती है हमारी। अब ये बात अनुराग जी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आदत हमारी पड़ गई थी कि हमको तो इतने में ही मिलेगा, अब वो रिस्टोर करने पे ही हमको झटके लग रहे हैं। तो वैसे आपके यहाँ भी ना वैसे झटके लगेंगे जिस दिन वो रियल लेवल पे आएंगे। लेकिन सुनील सर, क्या बैंक सेक्टर को, एनबीएफसीज को, फिनटेक कंपनीज को बहुत ज़्यादा इसकी चिंता करनी पड़ेगी? लोन ग्रोथ रुक सकती है, दिक्कत आएगी? एनबीएफसी के लिए थोड़ा डबल है, लेना भी महंगा और देना भी महंगा पड़ सकता है। नहीं, लेना क्यों महंगा होगा, बिकॉज वो तो रिटेल क्रेडिट नहीं है ना। बैंक जो एनबीएफसी को लेंड करते हैं वो कॉर्पोरेट क्रेडिट होता है, तो लेना महंगा नहीं होगा, देना जरूर महंगा होगा। मगर रिटेल कंज्यूमर लोन्स में मेरे को इतना रेट सेंसिटिविटी टू डिमांड नहीं दिखता है। समझिए, इसके कारण 25 बेसिस पॉइंट्स रेट बढ़ेंगे तो ईएमआई में क्या 10, 15, 20 रुपए पर्सनल लोन्स में बढ़ेंगे। हाउसिंग लोन्स का लंबी अवधि लेंगे तो वो बात अलग है। मगर मेरे ख्याल में ये एक सिग्नल है आरबीआई की ओर से, और उन्होंने कुछ 2-3 हफ्ते पहले ही ये ऐलान दिया था, याद है आपको, कि हमको थोड़ी दिक्कत हो रही है, रेट एट विच पर्सनल क्रेडिट इज ग्रोइंग इन इंडिया करके एक शक्तिकांता दास जी ने बताया था। उसका एक्शन प्लान आज बता रहे हैं। ये एक सिग्नलिंग इफेक्ट है कि थोड़ा आप ध्यान से देखिए क्रेडिट क्वालिटी उधर इंप्रूव करने की, क्योंकि ये रिस्क रेटिंग जो करते हैं उसका मेन पर्पस ये होता है कि आप वहां पे क्रेडिट क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो मेरे ख्याल में थोड़ी वीकर बोरोअर्स को शायद बहुत ज्यादा रेट्स बढ़ेंगे, मगर गुड क्वालिटी बोरोअर्स रिटेल के अंदर, उनके लिए मैं ज्यादा असर नहीं देख रहा हूं। तो ओवरऑल लोन डिमांड में मैं उतना इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूं। डेफिनेटली क्या बैंक्स और एनबीएफसीज ये रेट हाइक जो है
उतना तक करेंगे जितना उनका जो रिस्क वेट मेजर होता है उतना, या पूरा थोड़ा हमारे ईपीएस के ऊपर थोड़ा असर दिखेगा। मार्केट के लिए वही कंसर्न है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हो सकता है, ईपीएस की जो ग्रोथ रेट है वो मॉडरेट हो सकती है, उसके कारण थोड़ी वैल्यूएशंस के ऊपर असर आ सकती है। ऐसा नहीं कि जीरो असर होगा, मगर इतना भी नहीं जितना कि मार्केट आज रिएक्ट किया इस अनाउंसमेंट के कारण। तो मैं बाउंस बैक जरूर देख रहा हूं कि आज का रिएक्शन थोड़ा ओवर रिएक्शन था, तो एक स्टेबलाइज होगा। मगर ओवरऑल ये एक हेल्दी है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत एक उम्दा स्टेप है आरबीआई की ओर से, कि एक सावधान वार्निंग बोर्ड लगा दिया उन्होंने बैंक्स और एनबीएफसी को, जब लेंड कर रहे हो तो रिस्क वेट ज्यादा है तो ध्यान से कीजिए, बस वही बात। एग्जैक्टली इसमें दो तीन चीज़ें और समझने वाली, जैसे कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो कोलेट्रल बेस्ड लोन है, जैसे व्हीकल लोन, होम लोन, एजुकेशन और एमएफआई को भी इससे बाहर रखा है। ये सिर्फ पर्सनल लोन और कंजम्पशन वाले इस तरह के लोन में होगा तो एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी, बजाज फाइनेंस जैसी, चोला जैसी कंपनीज के ऊपर असर आएगा। और चूंकि ये कैपिटल एडिक्वेसी से कनेक्टेड है तो प्राइवेट बैंकों को कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत 8% से कहीं ज़्यादा उनके पास है। एसबीआई हो सकता है बिल्कुल वर्ज पे खड़ा है या 9% पे है, तो वो, लेकिन वो सॉवरेन का उनको फ़ायदा मिलता है। एक सवाल और सर आपसे सुनील सर, जिस तरह का रिएक्शन मार्केट ने दिया 3-3, 4-4, 5-5, 7-7% के लिए, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर, क्योंकि उनका तो 100% लोन अनसिक्योर्ड है। सब भी आरबीआई ये चाहता है कि उस पर थोड़ी सी रोक लगे और लोन ग्रोथ थोड़ी अनसिक्योर्ड वाली, पर्सनल वाली कम भी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ऐसी भी खबरें हम लोगों को सूत्रों से मिलती थी कि 3 साल का जो पर्सनल लोन मिलना चाहिए वो 7-7 साल तक के लिए भी दिया गया है कुछ जगहों पे। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय था, इसलिए इसको कंटेन करना जरूरी था, और वो इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में भी दिखेगा। यस एब्सोल्युटली, आपकी बात सही है, मगर इसमें एक बात होगी, देखिए डिफरेंट एनबीएफसीज और डिफरेंट बैंक्स इसी क्षेत्र के अंदर, उनकी जो ओनरशिप की स्ट्रेंथ, कैपिटल एडिक्वेसी की स्ट्रेंथ के कारण यहाँ पे वो अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं बाय बीइंग चीपर लोन्स, बिकॉज ऑलरेडी उनकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है, तो उनको शायद उतना रेट बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? Whereas those जिनकी proportion of such loans बहुत हाई है, उनके लिए और मार्जिन इसके लिए प्रोवाइड करना होगा, तो उनके हाथ थोड़े बंदे हो जाएंगे। तो मार्केट शेयर में इसके कारण कुछ अच्छे क्वालिटी बैंक एनबीएफसी जो इस क्षेत्र में खेल रहे हैं, उनके शायद मार्केट शेयर बढ़ भी सकते हैं। तो इसमें मौका भी मैं देख रहा हूं। इसमें पंकज जी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अगर आप थोड़ा सा कम मिल रहा है आपको पैसा, या थोड़ा सा चवन्नी अठन्नी महंगा मिल रहा है, तो या तो आप पास ऑन कर दें। अगर आप पास ऑन करते हैं तो इतना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है कि बैंक भी दूसरी काम में लगे हुए हैं, तो आप मैंने एनबीएफसी इसलिए कहा था सर डबल, क्योंकि जहां से आप लेके आ रहे हैं ना वहां से भी आपको फंड रेज करने में दिक्कत आएगी। या तो आप बॉन्ड कर लीजिए, लोन लेंगे आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, और आपको महंगा नहीं करना है क्योंकि उस फील्ड में 10 लोग और लोन देने के लिए खड़े हैं। तो बड़ा एक दुविधा वाली स्थिति हो गई। फॉर लेट्स से कि बजाज फाइनेंस है, अभी आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा नहीं कि 5 बेसिस पॉइंट 10 बेसिस पॉइंट ही आपको झटका लगेगा इसमें। पंकज जी, क्या करेंगे आप लोग, बैंक वाले जो ये एनबीएफसी खबर के बाद वालों में? देखो नीरज जी, 2-3 व्यू पॉइंट्स हैं। एक तो जिस फील्ड में हम हैं, अगर हम उस हिसाब से देखें तो क्या ये जो एनबीएफसी सेक्टर है, क्या ये बैंकिंग सेक्टर है? और बैंकिंग सेक्टर को भी अगर हम 2-3 भाग में डिवाइड कर दें, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में भी जो 3-4 दिग्गज बैंक्स होंगे और उसके नीचे जो 5-6 छोटे मझौले बैंक्स होंगे या पीएसयूज बैंक्स होंगे, तो क्या ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा? क्या ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है टू मेक मनी इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, जो इस तरह की मोमेंटम बुलिश मार्केट चल रही है? तो उसका शायद हमारा सिंपल, हमारे क्लाइंट्स को या हमारे लोगों को शायद ये जवाब है कि यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, एंड एज अ सेक्टर शायद ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर ना हो। जो आरबीआई ने कदम उठाया है, आई थिंक कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था, इसके इंडिकेशंस आ रहे थे। देयर हैव बीन वेरी सीरियस पॉजिटिव नॉइज अराउंड इट कि ये जो जिस तरह के कंजम्पशन लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ रहे हैं, इसमें कॉशन लगाई जाए। और आरबीआई की आई थिंक ज्यादा एक जो इंटेंशन है कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ जो ये डिसबर्समेंट हो रही है
उस पर कंट्रोल किया जाए। क्या ये पासिंग द पार्सल तो नहीं हो रहा? क्या जो वीकर लोग हैं जो फिनटेक के थ्रू ये लोन्स ले रहे हैं, एक तो जो नए नए प्लेयर्स आ गए हैं, चाहे वो स्टार्टअप की स्पेस पे हो, फिनटेक की स्पेस पे हो, आई थिंक इट हैज बिकम वेरी इजी जो बटन के थ्रू ये अनसिक्योर्ड लोन, छोटे छोटे अनसिक्योर्ड लोन लिए जाए। तो उसमें जो एक डाटा पॉइंट है, मैं शायद मैं आपके चैनल पे ही देख रहा था आज या कल, कि जो पिछले 1-1.5 साल में फिनटेक के थ्रू जो ये छोटे लोन्स डिसबर्सल हुए हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हुए हैं, उसमें करीब 10 से 11% एनपीए। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी हाई काइंड ऑफ नंबर्स, और उसमें डेफिनेटली ये डाटा पॉइंट आरबीआई को काफी पहले से मिल रहे होंगे। सो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न। सेकेंडली, ये मानना कि क्या यहां से 20-25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कंपनीज बढ़ा पाएंगी, नहीं बढ़ा पाएंगी, वो मेरे को लगता है कि एब्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का कस्टमर है, जो पर्सनल लोन का जो कस्टमर होता है, कंजम्पशन लोन का जो कस्टमर होता है, आई थिंक वो इतना डीपली वरीड नहीं है कि मेरा 10, 20, 15 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। वेदर दैट हैपेंस अक्रॉस द बोर्ड और नॉट, दैट इज टू बी सीन। बट ठीक है, जो एक कैपिटल एडिक्वेसी है, जो बड़ी कंपनीज हैं, मेरे को लगता है कि वो ज्यादा अच्छी तरह इसको झेल पाएंगी, बजाय कि जो छोटे वीकर प्लेयर्स हैं। सो ऑल इन ऑल, मेरे को लगता है कि दिस इज अ टेम्पररी काइंड ऑफ इफेक्ट विच वी हैव सीन इन द मार्केट। स्टॉक्स जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स जैसे समथिंग लाइक बजाज फाइनेंस, या जो स्ट्रॉन्गर पीएसयूज बैंक्स हैं, या स्ट्रॉन्गर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो मेरे को लगता है कि जल्दी जंप कर पाएंगे। बट फिर भी ऑल इन ऑल हमारा ये मानना है कि बैंकिंग सेक्टर एज सच, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसी सेक्टर एज सच एक बहुत आउट परफॉर्मिंग सेक्टर नहीं रहेगा, और हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट शायद इस सेक्टर में नहीं होगा अगले कुछ महीनों में। एक क्विक व्यू अनुराग जी आपका इस खबर पे, हालांकि भारत से संबंधित खाली खबर है, लेकिन आपका क्या व्यू बनता है इस पे? नहीं नीरज, इस पे बिल्कुल मेरा स्ट्रॉन्ग व्यूज है, विच इज नीरज, ये और मैंने ये साइकिल्स होते हुए देखी हैं पहले भी, और जब भी आप विद इन द साइकिल होते हैं ना नीरज, तो आपको लगता है कि बस दिस इज द मोमेंट और ये बदलेगा नहीं। तो नीरज, आई वाज इन द कार्ड्स इंडस्ट्री 2002 से 2007-8 के बीच में, जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री ने ग्रोथ देखी, और उसके बाद जो उनको पुशबैक मिला डेलिक्वेंसीज के फॉर्म में नीरज, फिर वो 2013 तक बहुत कॉशियसली बढ़े। एवरी क्रेडिट कार्ड कंपनी इन इंडिया वाज वेरी कॉशियस। उसके बाद नीरज 2008-9 से 12-13 तक कॉर्पोरेट लेंडिंग में नीरज जो ग्रोथ आई, और जिस तरह की बिजर्क लेंडिंग हुई, वो फिर 13 के बाद से रिफ्लेक्ट हुई। एंड देन 2017 का एनबीएफसी आईएलएफएस क्राइसिस एंड ऑल, वी ऑल नो दैट, राइट? मैसेज ये है नीरज के वी वर इन द मोमेंट वेयर अगर आपका जो लोन्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो नॉमिनल रेट पे ग्रो करनी चाहिए इकोनॉमी के, या फिर एट द मोस्ट ट्वाइस ऑफ दैट। तो विच मींस इंडिया में 12 से 14 के ऊपर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तकरीबन वही हो रही थी, लेकिन अनसिक्योर्ड साइड में 25 से 30% की ग्रोथ हो रही थी। नेचुरली दिस रिजल्ट्स इन एनपीएस गेटिंग क्रिएटेड लेटर ऑन, और इसमें कोई मतलब ये दुनिया भर में होता है, तो भारत इसमें भी एक्सेप्शन नहीं है। देन यू हैव टू लिंक इट एंटायरली कि रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी में क्या चेंज हो रहा है। तो नीरज, आई थिंक ये कदम बिल्कुल, आई थिंक इट इज वेरी गुड दैट आरबीआई वाज मॉनिटरिंग दिस, और उन्होंने टाइमली इस पे ब्रेक लगाई है, बिकॉज दिस, आई थिंक दिस वुड हैव क्रिएटेड इश्यूज। इसमें मेरा सेंस ये है कि कुछ पैसा आपके मार्केट्स में भी नीरज जा रहा है, जो कि विच इज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक अनसिक्योर्ड लेंडिंग, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि बहुत सारा पैसा जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग का अलग अलग जो 250-300 तरीके के बैंक हमारे यहाँ चलते हैं, उसका कुछ पैसा इक्विटी डेरिवेटिव्स में जा रहा था, और ये भी एक कंसर्न का कारण था कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि वो बेलगाम हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं है, ये मानते हैं। सुनील जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, इसका आपको रियल असर देखने के लिए ये एग्जिस्टिंग लोन बुक पे भी ये एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी। हाँ। मगर ज्यादातर पर्सनल लोन फिक्स्ड रेट लोन्स होते हैं। अब 3 साल के लिए आपने लोन दे दिया, आप रेट को बढ़ा नहीं सकते। तो ये एडिशनल कैपिटल, जो रिस्क कैपिटल उनको लाना है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए नए लोन के ऊपर और ज्यादा रेट हाइक करना होगा, ओवरऑल टू कॉम्पनसेट। समझ रहे हैं आप? तो हर एक एनबीएफसी बैंक के अंदर कितना एग्जिस्टिंग बुक है, फिर उनकी ओवरऑल लेंडिंग बुक में, क्योंकि अगर इसके लिए ज्यादा कैपिटल डालना पड़े तो उतना सिक्योर्ड लेंडिंग के लिए भी पैसा कम हो जाएगा ना। एग्जैक्टली।
हाँ, तो ये एक एग्जिस्टिंग बुक की प्रॉब्लम है। नए लोन्स में जो बढ़ रहा है, जो आप शायद नए लोन्स में क्योंकि आपके व्यूअर्स की लोन बढ़ जाएगी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मगर मार्केट का इम्पैक्ट उसके ऊपर ही होगा कि एग्जिस्टिंग लोन बुक पे हर एक एनबीएफसी या बैंक को कितना ज्यादा कैपिटल एलोकेशन इसको अलर्ट करना होगा। दैट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ अदर लोन्स। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कहा था कि वो ओवरऑल बिजनेस को आपको डालेगा। ये एक बहुत स्लो स्टेप होगा, लेकिन ये क्रेडिट ग्रोथ पे असर डालेगा, ये अनवारंटेड लोन पे असर डालेगा, ये जो बहुत फ्री का पैसा बढ़ रहा था, फ्री इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड बांट रहे थे, उस पर रिस्ट्रिक्शन आएगा, क्योंकि मकसद ही यही था कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, सर लौट के आके फिर आईटी हम लोग डिस्कस करें। एक चीज़ मैं खाली आप विचार के लिए छोड़ जाता हूँ यहाँ पे, भारत का बैंकिंग सेक्टर एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन से गुजर रहा है। आप बहुत बड़ी बड़ी बैंकिंग के कॉन्फ्रेंसेस को सुने तो उसमें ये एक सेंस निकल के आता है कि कोई लॉन्ग टर्म की लेंडिंग नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है कि 2-3-4 साल की मैक्सिमम लेंडिंग हो, और वैसे में फिर कॉर्पोरेट लेंडिंग सफ़र कर रही है। ज़्यादातर यही लेंडिंग हो रही है, रिटेल के दे दो, ये छोड़ दो, सिक्योर्ड लेंडिंग है। ये एक बदलता हुआ ट्रेंड है और अगले 2-3 साल में इसमें बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं। कैसे पैन आउट होगा ये वाकई हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक नया ट्रेंड है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में जिससे डील करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं जरा आईटी पे बात करते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में पंख लग गए हैं। जैसे अमेरिका से घंटी बजी कि अब ब्याज दर नहीं बढ़ेंगी, तो इधर कार्यक्रम चालू हो गया। क्या होने वाला है, बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हफ्ते की चर्चा हो रही मार्केट की, क्या क्या हुआ, तो हमने अब तक डिस्कस किया कि अमेरिका में क्या हो रहा है और आरबीआई ने जो एक रिस्क वेट बढ़ाया है उस पर क्या असर होगा, इस पर हमने बातचीत की। तीसरा हमारा बड़ा इशू है आईटी पे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन आईटी से पहले मुझे एक छोटा सा कमेंट सुनील जी और एक छोटा सा कमेंट पंकज जी से, बहुत छोटे छोटे कमेंट दीजिएगा सर। ये मिड कैप वाली जो है ना, एक बार फिर से आ गए रहो में, बड़े वाले कुछ कर नहीं पाए सर। बहुत मुहिम चलाई कि ये क्यों चल रहे हैं छोटे वाले, ये वो सब किनारे। 4% चला इस हफ्ते। आप लोग लग रहा है फिर दबा के खरीदारी कर रहे हैं सर। मगर मैं कहूंगा कि ये एक वैल्यूएशन ड्रिवन, लिक्विडिटी ड्रिवन बाउंस बैक है। ये फंडामेंटल इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, उनका बिजनेस ग्रोथ पे एक बहुत बड़ा बदलाव या ये आ गया, ये इसके कारण नहीं है। ये मेरी मानना है कि वही बात है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में करीबन एसआईपी बुक का ही देखिए आप 30% मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में है और एक 30% मल्टी कैप फंड्स में है। यानी 60% ऑफ द फ्लोज पोटेंशियली आपको मिड एंड स्मॉल कैप, सो उसमें 10% लार्ज कैप पे जाएगा। समझिए कि आधा जो एसआईपी का फ्लो विच मींस अराउंड 8,000 करोड़ अ मंथ डेडिकेटेड मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर में आ रहे हैं। और वहां पे क्या होता है कि फंड मैनेजर्स ऑलवेज एक बेंचमार्क के ऊपर ध्यान देते हैं, और जितना बेंचमार्क का वेटेज होता है उससे वो ज्यादा। तो वैल्यूएशन के तौर पर, क्योंकि आईटी में इतना दबाव आया है, आज क्वालिटी ऑफ द कंपनीज अच्छी है मगर वैल्यूएशन गिर गई है, लिक्विडिटी हाथ में है, तो खरीदारी हो रही है। तो यही है, मैं कहूंगा कि ये एक पार्ट ऑफ दैट प्ले है। मेरे को ऐसा कोई बहुत बड़ा इस अर्निंग सीजन के जरिए बहुत एक जबरदस्त ग्रोथ की अपटिक ईपीएस ग्रोथ में नहीं दिखी, साफ नहीं दिख रहा। राइट। पंकज जी, आप लोग बहुत खरीद रहे हैं क्या आजकल, स्मॉल कैप मिड कैप? देखो, हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं who tend to change the momentum, change the quality momentum, और हमारा उसके अंदर एक हैंड होल्डिंग वहाँ पर रहती है कि ओके ठीक है, वी हैव टू चेंज द मोमेंटम बट वी हैव टू चेंज द क्वालिटी मोमेंटम। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे नीरज जी, पिछले कुछ एक हफ्तों में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैंगे, चाहे वो मिड कैप आईटी हो या स्मॉल कैप मिड कैप दूसरे सेक्टर्स के हों, जिसकी क्वालिटी बहुत ही डाउटफुल और है एंड दे बीन मूविंग अराउंड। सो हमारा रोल यही रहता है कि नहीं, लेट्स स्टिक टू द क्वालिटी। अगर कहीं पर थोड़ा सा डेंट भी मिलता है तो एटलीस्ट वी कैन प्ले अ वेट एंड वॉचफुल काइंड ऑफ गेम। जहां तक आईटी की बात रही, अगर आप देखेंगे पिछले 6 से 8 महीने में आई थिंक जो अच्छे मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं, दे हैड बीन स्टिल परफॉर्मिंग वेल एंड दे वर बैक्ड बाय रिजल्ट्स भी उसके आए। जो लार्ज कैप आईटी थे, आई थिंक पिछले 2-3 क्वार्टर में उनके रिजल्ट्स भी काफी चैलेंज भरे आए,
बट उसके अंदर जो एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसमें कभी भी डाउट नहीं था। वैल्यूएशंस काफ़ी कंपेलिंग हो गई थी पिछले 5-7 हफ्तों में लार्ज कैप की। एंड अब जैसे ही एक टर्न अराउंड आया है, जैसे इंटरेस्ट रेट का टर्न अराउंड आया, ट्रेजरी यील्ड का टर्न अराउंड आया यूएस में, आई थिंक जो एक शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी शॉर्ट भी बॉल्ड अप हो गई थी आईटी में, तो अभी तो वो एक मोमेंटम है, वो कैचिंग अप मोमेंटम है। वेदर दिस मोमेंटम विल सस्टेन, वेदर इट इज अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म काइंड ऑफ अ चेंज ओवर इफेक्ट, वेदर इट इज अ यू टर्न, आई थिंक वो अभी देखने वाली बात है। बट डेफिनेटली आई थिंक वैल्यूएशन बहुत कंपेलिंग हो गई थी, शॉर्ट्स काफ़ी इनबिल्ट हो गए थे लार्ज कैप आईटी में, एंड इट वाज बाउंड टू हैपन, एंड दिस में कैरी ऑन फॉर सम मोर टाइम। आई थिंक नवंबर सीरीज तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अभी स्ट्रेंथ वाली ही रहनी चाहिए आईटी के लिए। व्हाट हैपन्स बियॉन्ड दैट देखते हैं, बट मिड कैप आईटी एज सच आई थिंक इज अ स्टोरी जो काफ़ी अनफोल्ड हुई है पिछले 6-8 महीने में, एंड दैट स्टोरी कुड कंटिन्यू क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, एंड दे बीन डिलीवरिंग स्टुपेंडस रिजल्ट्स। आईटी इंडियन आईटी कंपनीज की एक क्रोनोलॉजी देखते, थोड़ा सा ब्रीफली बताते हैं, फिर अनुराग जी आपके पास आते हैं। कोविड के दौरान आईटी स्टॉक्स में बहुत तेज़ी बनी, तो नए नैरेटिव्स बने, वर्क फ्रॉम होम होगा, हो भी रहा था, सही बात है, आईटी के थ्रू बहुत चले, तो डबल ट्रिपल क्वाड्रपल टाइप के स्टॉक हुए, मिड कैप में तो 10 गुना हुए। 22 के मिड में आके रुक गए क्योंकि कोविड ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद वो स्टोरी ख़त्म हो गई। लेकिन स्टॉक के प्राइसेस बहुत करेक्ट नहीं हुए लार्ज कैप में, वो बहुत 5-10% से ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए, वो वहाँ पर रुक गए, वहीं पे खड़े हुए, रिजल्ट कैसा भी आए वो वहीं पे खड़े हुए, कमेंट्री कुछ भी दो आप वो स्टिक कर गए। मिड कैप की रैली कंटिन्यू थी, आप कुछ एक नाम आप जानते हो कि लेने की ज़रूरत नहीं है, वो लगातार अभी भी वैसे ही चलते रहे। क्यों हुआ? क्योंकि ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई थी उसमें। अब इस मोड़ पे जब इंटरेस्ट रेट कटने की बात हो रही है, इन्फ्लेशन कंटेन की बात हो रही है, और यूएस से जैसे ही सिग्नल आया तो आपने देखा कि इसी वीक आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली इंडिया में बनी, सारे लार्ज कैप बड़े स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है, मिड कैप तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे। अनुराग जी, क्या आईटी शेयर में ये जो रैली बन रही है लॉजिकल है, ठीक है और बिल्कुल होनी चाहिए? हाँ देखिए नीरज, रिवाइंड करते हैं हमारे डिस्कशन को, और मैं ये तो अब तकरीबन 1 साल से ही मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन आईटी, और आप बात करते हैं नीरज हमेशा टाइमिंग द मार्केट, राइट, और मैं उसमें ऐड करूंगा टाइमिंग द साइकिल्स। देखिए ये क्लासिक टाइमिंग द मार्केट होता है। इंडिया में एक वैल्यूएशन का, एक रिलेटिव वैल्यूएशंस हाई रहते हैं। मैं तभी से कह रहा हूँ, आई थिंक तब इन्फोसिस तकरीबन 1200 पर था, तो आई वाज सेइंग कि देखिए अभी टाइम है, आप पोजीशंस बना लीजिए और फिर समय नहीं मिलेगा, और यू नो दैट इज व्हाट सीम्स टू बी प्लेइंग आउट। तो देखिए नीरज क्या है कि अनसर्टेनिटी इज ऑफ द टेबल, एंड ये टेक्नोलॉजी कंपनीज को इंडियन बिजनेसेस, इंडियन इकोनॉमी से लेना देना नहीं है। दे वर्क ऑन हाउ द यूएस इकोनॉमी परफॉर्म्स एंड देन रिलेटिवली हाउ द यूरोपियन इकोनॉमी परफॉर्म्स। वंस दी अस, अब हम लोग बात कर रहे हैं नीरज, हमारी डिबेट हो रही है कि कट्स कब आएंगे, बट सवाल ये नहीं कि कट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, दे विल कम, राइट। तो अगर अनसर्टेनिटी इज ऑफ द टेबल, then these companies have a clear runway. So these companies are betting on US economy. And you know, as they say, don't bet against America as well, right? But they say don't bet against India also. That is also partly true. But तो नीरज यही क्लासिक टाइमिंग होती है कि आपने जब सेक्टर में हेडविंड्स हैं और वो बीटन डाउन वैल्यूएशन है, तभी पोजीशंस बनाने होते हैं नीरज। आई एम फुली कन्विंस्ड जिस किस्म का कैश जनरेशन ये कंपनीज करती हैं, अब आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, दे आर ऑलमोस्ट लाइक स्टेपल्स नीरज, जैसे अपने लिवर्स हो गए या यहाँ पर वॉलमार्ट हो गया। आप डिसाइड कर सकते हैं उनको वैल्यूएशंस 15 मल्टीपल देना है कि 25 देना है कि 40 देना है, वो मार्केट का रिलेटिव वैल्यूएशन है। बट इस तरह के स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटर्स नीरज आसानी से क्रिएट नहीं होते हैं। तो आई बिलीव जब भी ये बैड टाइम से गुजरे, इन पे पोजीशंस बना लें। I have focused on the large cap rather than mid cap, small cap, because इसमें big becomes bigger. Like this is also like financials and banking. Big becomes bigger. So Neeraj, I'm more than happy that this is very vindicated stand. This is classic timing that I like to do. This is my style and this is what I like to. क्या अमेरिका में रिसेशन की संभावना है? नहीं नीरज, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ व्यू। पिछले डिस्कशन में भी था कि रिसेशन विल नॉट कम नीरज, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट मार्केट इतना टाइट है, वो उसको होल्ड करके रखेगा। और स्लाइटेस्ट हिंट पे आप देखिए डेटा मॉनिटर हो रहा है, स्लाइटेस्ट हिंट पे कट्स आ जाएंगे, तो फिर यू नो वी आर क्लासिकली, यू नो वी हैव ऑलमोस्ट अचीव द इम्पॉसिबल व्हिच हिस्ट्री सजेस्टेड दैट इट इज वेरी हार्ड टू अचीव। वो लगता है कि द इकोनॉमी विल स्टे स्ट्रांग नीरज।
सुनील जी आपने and so IT supported. सुनील जी आपने एक चीज नोटिस की, अनुराग जी अभी हाल फिलहाल में भारत आए थे, करेक्ट। एक दौरे का असर देख लीजिए आप। अभी 2-3 चक्कर लगने के बाद क्या हाल होगा अनुराग जी का आप सोच सकते हैं। ये सिर्फ अभी एक बार विजिट है और जिनसे मिल के गए मुझे पक्का पता है कि एकदम बदल गए अनुराग जी। सुनील इंडिया आने के बाद उनकी सोच अमेरिका के बारे में भी बदल गई। नीरज जी, हाँ नहीं, सो नीरज जी इस पर एक मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है कि अगर ये इत्तेफाक है तो ये बहुत ही दिलचस्प इत्तेफाक है। तो मैं बस यही कहूंगा, लेकिन ये इत्तेफाक है नहीं, ये बहुत बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। ये मैं तो ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। अभय जी ये शो सुन रहे होंगे, जब मैं उनको दिखाऊंगा तो वो उनको बहुत मजा आएगा। सुनील जी, क्या आपका क्या व्यू है आईटी में, और क्या आप इस थ्योरी को बाई कर रहे हैं कि अब यूएस की समस्याएं खत्म हो गई, इसलिए आईटी में तत्काल पोजीशन बना लेनी चाहिए, और अब रेट कब कट होगा ये डिबेट हो सकती है, होना तो तय है, कब होगा चलो जून में नहीं दिसंबर में होगा, तो इसलिए आईटी बाई है? देखिए, मैं कहूंगा ना कि अभी मैंने कहा कि वैल्यूएशन के तौर पर बाई है, ग्रोथ ऑफ ईपीएस के ऊपर मैं अभी क्लैरिटी नहीं है। अब ये सोचिए कि वैल्यूएशन क्यों मेरे लिए बाई है, मैं बताता हूं कि पैसिव फ्लोस, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी का माहौल अमेरिका में बदला है कि एक रेट कट का माहौल, एक फ्रीइंग अप ऑफ लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी जरूर इमर्जिंग मार्केट आएगा, और इमर्जिंग मार्केट के अंदर जब आता है, मैंने देखा कि पिछले 3 साल से पैसिव फ्लोस एक्टिव फ्लोस को डोमिनेट कर रहे हैं एज अ पूल। तो पैसिव फ्लोस जब आते हैं, आईटी एक बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है हमारे इंडेक्स में, तो ऑटोमेटिकली वो आईटी का बाइंग सपोर्ट आपको मिलेगा और वैल्यूएशंस बढ़ेगी। तो वो आने वाले दिन के पहले जितना आप आईटी खरीदोगे आपके लिए फायदेमंद होगा, मगर वो एक लेवल, शायद वो समझिए कि प्री कोविड लेवल तक जब वैल्यूएशंस वापस पहुंचते हैं, वहां पे एक फ्लैटनिंग होगा, क्योंकि अगला ग्रोथ जो एपीएस में आएगा वो होगा, जैसे अनुराग जी कह रहे हैं कि रिसेशन नहीं आएगी, एक सॉफ्ट लैंडिंग होगा, और उसके बाद यूएस में ग्रोथ की वापसी। जब वो ग्रोथ की वापसी दिखे तो सेकंड लेग ऑफ आईटी रैली होगा, क्योंकि ये बिजनेस के ऊपर होगा कि जो अमेरिकन बायर्स है उनके आईटी कंपनीज के, बीएफएसआई सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी सेक्टर, वहां पे वो अपना जो इतने साल से उन्होंने खर्चा नहीं किया आईटी बैकबोन को बदलने में वो खर्चा जब आएगा, बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे, तो वो सेकंड लेग ऑफ रैली होगा। तो मेरे लिए 2 लेग की रैली दिखती है। इसमें खाली एक वार्निंग है कि अगर अनुराग जी गलत निकले और सॉफ्ट लैंड के बगल में एक हार्ड लैंडिंग कभी भी हो जाए, तब शायद आईटी में एक वापस करेक्शन भी आ सकता है। तो ये देख के समझने वाली बात है, ट्रैक करने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनुराग जी गलत है, मगर ऑलवेज एक जो प्रेडिक्शन करते हैं उसमें एक ऑपोजिट व्यू को भी हमें एक डिफेंसिव हेड्स के तौर पर डेफिनेटली करना चाहिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हम में से कोई भी गलत हो सकता है, वी आर नॉट गॉड। तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कही सुनील सर आपने, कि अभी जो रैली चल रही है ये वैल्यूएशन लेड रैली है ना, थोड़ी देर तक चलेगी, लेकिन ये जब मैंने अभी कहा था, जब क्रोनोलॉजी हम देखते तो बहुत गिरे भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि टीसीएस बहुत गिर के 1500 रुपये का आ गया हो, वो वहीं पे 3500, 3200, 3500, तो वैल्यूएशन बहुत चीप नहीं थे। तो ये आपके हिसाब से फिर ये रैली बहुत लंबी नहीं चलेगी, एक स्टेज पे जाकर रुक जाएगी, फिर अगर यूएस में बिजनेस ग्रो किया तो नेक्स्ट लेग आएगा, अदरवाइज फिर हो सकता है वहां प्लेटो बने और नीचे भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? वही मैं कह रहा था। ओके, एग्जैक्टली आपने समराइज किया। सो ये आईटी की स्थिति बनने वाली है। एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ जाते जाते, आईटी के बेस पर जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज हैं, बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स और केफिन और एंजल वन, तमाम सारी कंपनी, एमसीएक्स, इन स्टॉक्स में पंख लग गए हैं एकदम, अनाप शनाप तेजी है इनमें। मैं नहीं जानता हूँ इनके वैल्यूएशन क्या, इनके पीछे क्या लॉजिक होगा। क्या सुनील जी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कैपिटल मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 करोड़ की एसआईपी बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली ये सब चलेंगे ही चलेंगे, क्या ये रीज़न है? ये एक मुख्य कारण है, मगर उसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि डिजिटल पेनिट्रेशन और मोबाइल पेनिट्रेशन जो हो रहा है,
और जो ये सब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने बहुत आसान कर दिया मार्केट में घुस के बाहर आने में। हर एक जो प्लेयर होता है यहाँ पे बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है और बहुत सिंपली ये काम चल रहा है। और इसीलिए डिजिटल पेनिट्रेशन, जनधन आधार मोबाइल की जो फॉलो थ्रू है, प्लस मार्केट का अवेयरनेस, इसमें एम्फी का भी म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन जो सबके सामने एक बहुत आसान चीज है म्यूचुअल फंड, ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन जो किया हुआ है, ये सब मिला के। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि कंज्यूमर सरप्लस, पोस्ट कोविड में क्या हुआ कि ओवरऑल एवरेज पर कैपिटा इनकम थोड़ा बढ़ा, मगर मार्जिनल पीपल और मिडिल इनकम, हाई इनकम में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक्चुअल कंज्यूमर सरप्लस इंडिया में मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास के बहुत बढ़ गए, तो पैसा भी हाथ में है और आपने देखा, इसलिए आपको हाई एंड कंजम्पशन में भी आपको उसका असर दिख रहा है, मगर एक पोर्शन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में भी चल रहा है। तो ये तीन फैक्टर है, डिजिटल प्लस मोर इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल प्लस कैपिटल मार्केट अवेयरनेस एंड डिजायर, वो में ग्रीड भी कह सकते हैं आप, डिजायर टू पार्टिसिपेट इन द कैपिटल मार्केट थ्रू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये तीनों का असर आप देख रहे हैं कि ये जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के ऊपर जो तेजी आई है, ये शायद उसी का कारण है। उनके नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं, अभी भी इस क्वार्टर के अर्निंग्स में भी आप ब्रोकिंग कंपनीज की नंबर्स देखी है, राइट, बहुत बढ़िया, मतलब अनबिलीवेबल नंबर भी अच्छा नहीं, बिल्कुल सही। अभी देखिए एक रिसेंट लिस्टिंग हुई प्रोटियन जो सब्सिडरी एनएससी की है, पहले लोगों को समझ में नहीं आया, एकदम ठंडा रिस्पांस था, उसके बाद वो लिस्टिंग के 3 दिन के अंदर 50% चल चुका है। तो इस तरीके की जो डिजिटल की थीम या नई थीम या उसमें बहुत तेजी है। पंकज जी, आप लोग क्या बाई कर रहे हैं, क्या है सब आपने खरीद लिया क्या, एमसीएक्स इतना चला दिया? देखो नीरज जी, डेफिनेटली जो हम बातें कर रहे हैं कि जो एक इजी एक्सेस मिल गया है यंगर जनरेशन को, हम जो मे बी जो एक बिटकॉइन जनरेशन थी उसमें भी हो सकता है कि थोड़ा शिफ्ट इक्विटी मार्केट की तरफ, डेरिवेटिव मार्केट की तरफ हो सकता है। बट एनीवे, अगर हम सीरियस नोट पे बात करें, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत एक्सटेंडेड वैल्यूएशन हो गई हैं। पिछले 3-4 महीने में देखे, आई थिंक स्क्रिप्ट लाइक बीएससी और एमसीएक्स 70-100% राइज कर गए हैं। सो आई थिंक दीज आर नॉट सस्टेनेबल काइंड ऑफ राइज। और हमने पहले भी देखा है कि कोई भी एक सेक्टर अगर जिसके अंदर एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है, मार्केट टेंड्स टू ओवरशूट द वैल्यूएशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा? आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। बट अगर हम ऑन अ मीडियम टू लार्जर प्लेटफॉर्म देखें, ऑन लार्जर टाइम स्केल पे देखें, से समथिंग लाइक अ सीडीएसएल और समथिंग लाइक कैम्स, अगर आप इसको एक इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इवन एट करंट वैल्यूएशन बात करें, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग अगर आप इसको 2 से 4 साल का व्यू लेके चलें। क्योंकि जिस तरह से इक्विटी मार्केट में ग्रोथ हो रही है और जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल है वो नजर आ रहा है। एंड आई थिंक इफ वी गेट अ स्टेडी गवर्नमेंट आफ्टर जनरल इलेक्शंस, बहुत लोग अगले 2-4 साल और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मार्केट में दिख सकती है। अभी तो एफआईज बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं हमारी मार्केट्स को। वंस दे एंटर आवर मार्केट्स, रादर वंस दे री एंटर आवर मार्केट्स, आई थिंक मार्केट में और सीरियस वैल्यूएशन बढ़ सकती हैं। सो टू सम इट अप, मेरे को लगता है कि ये जो पर्टिकुलर ब्रोकिंग इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक्स हैंगे, एमसीएक्स है, बीएससी हैंगे, शायद ज्यादा रनअप हो गया है पिछले कुछ एक हफ्तों में, थोड़ा सा पॉज इन में आ सकता है। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आई थिंक दीज स्टॉक्स वुड कंटिन्यू टू गिव डिसेंट रिटर्न्स। बट एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है कि रनअप काफी स्ट्रॉन्ग और काफी फास्ट हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, जो भी चर्चा के दौरान, पूरे शो के दौरान किसी भी स्टॉक का नाम लिया गया तो वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए गया है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कोई इनिशिएटिव लें। हम लोगों ने सिर्फ इसको इसलिए क्योंकि आपको पॉइंट समझ में आए कि मैं प्रूव क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 इशू हमने डिस्कस किए, आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में जो नया डिक्टेट आया है उससे क्या होगा, और यूएस में क्या हुआ और उससे वजह से हमारे मार्केट में क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। एक इशू जो आगे भी हम लोग चर्चा करें क्योंकि अभी ऑनगोइंग है, कि ये बात सही है जो भी पंकज जी कह रहे हैं, सुनील जी ने भी कही कि इलेक्शन एक बहुत बड़ा ट्रिगर। इलेक्शन सिर्फ इसलिए मत देखिए कि कौन जीता कौन हारा, पॉलिसी कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है और रियली वेरी बिग रैली होगी आने वाले समय में, आप देखेंगे उसको हम लोग आगे फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन डेफिनेटली मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर में है, तब जबकि एफआईआईज अभी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाई है लेकिन अभी बहुत दिलचस्पी उनकी इंडियन मार्केट में नहीं है, तब हम इस तरह की रैली दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे बहुत बढ़िया समय आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ध्यान रखिए, एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।